हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। वेलकम टू एम बाय। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री के क्वेश्चन, जहां से आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका एनडीए का एग्जाम आने वाला है, अप्रैल में एग्जाम है आपका 16 अप्रैल। ठीक है, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरे ख्याल से आपने मैथमेटिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी और आप डेली कर रहे होंगे। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें और ये जो आपका केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी केमिस्ट्री से टेंशन नहीं लेनी है। आप सभी बस इतना याद रखें कि अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, हम डेली टॉप 20 क्वेश्चंस आपके लिए करवाते हैं, जो आपके एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी इन सब एग्जाम में पूछे गए केमिस्ट्री क्वेश्चन है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं और यहाँ से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन पूरे पूरे बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से देखा करें और इस क्लास में जो भी हम समझाते हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लें। इसकी जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर दी जाती है, जिससे कि आपको लिखना ना पड़े, जो क्वेश्चंस को लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। आपको बस सॉल्यूशन देखने हैं, अच्छे से क्लास देखनी है, एक्सप्लेनेशन देखनी है और आप शॉर्ट नोट सॉल्यूशन के बना लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हम शुरुआत करेंगे, जो टॉप 20 क्वेश्चंस आपके हर एक सेट में होते हैं, तो आपको यहाँ पर हम भी इस क्लास में भी 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। पेपर 1 की आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 120 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है। 120 क्वेश्चन आपको 2.5 घंटे में करने हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों इंक्रीज हो जाए। फिर आपका पेपर 2 जो जीएटी वाला सेक्शन है, इसमें आपको इंग्लिश की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के करने हैं, 50 क्वेश्चंस आपको साइंस के करने हैं और 50 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर के करने हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे के सारे जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज वेटेज ऑलरेडी आपको पता होगा, क्योंकि हम 3-4 बार बता चुके हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन। केमिस्ट्री का वेटेज आपको पता है 60+ मार्क्स की केमिस्ट्री पूछी जाती है। 16 करीब क्वेश्चन आते हैं, 15 से 16 क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपके यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के सिंपल बेसिक्स होते हैं, जिससे आप इजिली कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एटम्स विच हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड। यहाँ पर बात हो रही है किसकी? यहाँ पर बात हो रही है एटम्स विच हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनको हम आइसोटोप, आइसोबार, आइसोमर्स या आइसोटोन्स क्या कहते हैं? एक बार जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आदिल। तो यहां पर अगर हम बात करें कौन सा आंसर आ जाएगा, आइसोटोप जिसको हम समस्थानिक कहते हैं, आइसोबार जिसको हम संभारिक कहते हैं, आइसोमर्स जिसको हम समावयव कहते हैं, और आइसोटोन्स होते हैं आइसोटोन सम न्यूट्रॉनिक्स, है ना। जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, और जिनमें जो आइसोमर्स होते हैं उनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो उसको हम आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको किस तरीके से क्वेश्चन में घुमाया है। पहले आप हिंदी में भी आप एक बार देख ले। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो देखिए ध्यान से, अगर हम यहां पर बात करें, मान लीजिए हमारे पास ये कोई एलिमेंट है और इस एलिमेंट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एटॉमिक मास है इसको हम कहते हैं क्या? ए। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एटॉमिक मास होता है ये एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है ना। यानी एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटॉन की संख्या। एटॉमिक नंबर जो होते हैं ये क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या होती है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने कहा एटम्स विच हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दिया तो इसका मतलब उन्होंने एटॉमिक नंबर सेम बोल दिया। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर सेम बोल दिया, परमाणु क्रमांक सेम बोल दिया। अब इन्होंने कहा है कि जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो डिफरेंट है। अब हमें ये बताओ प्रोटॉन की संख्या, एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। अब यहां पर जो एटॉमिक नंबर है यानी जो प्रोटॉन की संख्या है वो तो बराबर है, वो तो सेम है, और यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है। तो न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होने की वजह से क्या एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाएगा? एटॉमिक मास एटम्स का डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है, उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला, उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि वो एटम्स जिनका एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, ऐसा सिंपल सीधे सीधे नहीं बोला। उन्होंने कहा कि किसी एटम में
मतलब एक से ज्यादा जो एटम्स हैं उन एटम्स में एटॉमिक प्रोटॉन की संख्या सेम है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है, तो ये आइसोटोप्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? आइसोटोप्स। इसको हम बोलते हैं समस्थानिक। नोट कर लीजिए, इनको हम समस्थानिक कहते हैं, ये आइसोटोप्स होते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये वाला क्वेश्चन पूछा है, लैंग्वेज एकदम अच्छे से चेंज करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? आइसोटोप्स। मतलब अगर प्रोटॉन की संख्या सेम है तो मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है तो इसका मतलब एटॉमिक मास डिफरेंट है, क्योंकि एटॉमिक मास न्यूट्रॉन्स की संख्या पे डिपेंड करेगा। एटॉमिक मास किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following is not a subatomic particle? इनमें से कौन सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है? एक ऑप्शन में गिवन है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी में गिवन है प्रोटॉन, ऑप्शन सी में गिवन है ड्यूट्रॉन और ऑप्शन डी में गिवन है इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अब परमाणु कण नहीं है? अगर हम यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें तो इसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम के अंदर पाए जाते हैं। जो एटम के अंदर पाए जाते हैं उन सभी को क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। तो आपको यहां पर बताना है कि इनमें से कौन सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो इसके बारे में आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। न्यूट्रॉन का जो चार्ज है 0 होता है। न्यूट्रॉन पर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं है गाइस, 0 चार्ज होता है न्यूट्रॉन पर। और न्यूट्रॉन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेट बराबर होता है प्रोटॉन के मास के। ठीक है, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। और याद रखेंगे कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। प्रोटॉन के गाइस अगर हम बात करें तो प्रोटॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है वो अप्रोक्सीमेट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 है ना, -27 kg होता है। और अगर हम प्रोटॉन पे चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। तो आई होप आपको ये भी पता होगा प्रोटॉन भी कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या हो गया? सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया। इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स हैं उनमें स्पिन करते, उनमें चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्यूशन करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है गाइस वो होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। अब यहां पर हमने बात की न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की। ये तीनों के तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल हैं क्योंकि ये सबके सब एटम के अंदर पाए जाते हैं। ये तीनों के तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, चाहे न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या फिर आपका इलेक्ट्रॉन हो। अब बात आ जाती है कि इनमें से कौन सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, क्योंकि ड्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। अब ड्यूट्रॉन क्या होता है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ड्यूट्रॉन है क्या। चलिए अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि ड्यूट्रॉन है क्या। पहले आप इतना नोट कर लें क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रोटॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और न्यूट्रॉन को अगर आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो वो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, न्यूट्रॉन डायरेक्ट सीधे निकल जाएगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। अगर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा, वो सीधे नहीं निकल पाएगा, उस पर फोर्स एक्सपीरियंस, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जब वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये सब नोट कर लिया होगा। अब हम ड्यूटेरियम के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। देखो, जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, एक होता है आइसोटोप 1H1, इसे हम प्रोटियम कहते हैं। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है 1H2, इसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं। ध्यान से समझना, इसको गाइस कहा जाता है ड्यूटेरियम, इसको ड्यूटेरियम कहा जाता है और इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो ड्यूटेरियम का एटम है, इसके स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएंगे? इसका ये न्यूक्लियस है ड्यूटेरियम का, और ये इसकी के शेल है। ये इसकी क्या है गाइस? के शेल है। अब जरा ध्यान से देखो, ड्यूटेरियम के अंदर, ड्यूटेरियम की जो न्यूक्लियस है इसमें कितने, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, याद रखेंगे। यानी जो 1H2 है जिसे हम ड्यूटेरियम डी कह रहे हैं, तो इसके अंदर गाइस एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है? ये के शेल में, के शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब बात आ रही है ड्यूट्रॉन की। ड्यूट्रॉन किसको कहते हैं? ड्यूट्रॉन हम इसके न्यूक्लियस को कहते हैं। ड्यूटेरियम का जो न्यूक्लियस होता है ना, इसको ड्यूट्रॉन कहा जाता है, याद रखेंगे।
ठीक है। ड्यूट्रॉन किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं, न्यूक्लियस को हम ड्यूट्रॉन कहते हैं। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। ड्यूट्रॉन किसको कह रहे हैं? न्यूक्लियस को। किसके? ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस को, जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस को ड्यूट्रॉन कहा जाता है, जिसके अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। तो इसीलिए ये भाई सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर? बहुत अच्छे से बता दिया, आप जल्दी से नोट कर लें। और ये आपको आइसोटोप्स गिवन है पीछे, ठीक है। ये आपको आइसोटोप दिख रहे होंगे हाइड्रोजन के आइसोटोप, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, है ना। ये सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए। और आइसोटोप हाइड्रोजन की बात करें तो प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया। ड्यूटेरियम का जो न्यूक्लियस है उसको ड्यूट्रॉन कहा जाता है, जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई बात आगे चलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में क्या गिवन है? न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। अभी हमने आपको बता दिया कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी एंड न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो यहां पर जेम्स चैडविक आप लोग आंसर कर देंगे 1932 में जेम्स चैडविक ने किसकी डिस्कवरी की? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस। अब अगर हम एटॉमिक न्यूक्लियस की बात करें, परमाणु जिसको हम बोलते हैं परमाणु नाविक, है ना, परमाणु नाविक, इसकी डिस्कवरी किसने की? एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की जब बात आए तो हमेशा याद रखना कि रदरफोर्ड, है ना, किसने? रदरफोर्ड ने अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो अल्फा कण लिए थे, इनकी बम्बार्डिंग की थी किस पे? गोल्ड फॉइल पर। जो गोल्ड की एक फॉइल ली थी करीब 100 नैनोमीटर की पतली, है ना, 100 नैनोमीटर पतली एकदम। गोल्ड फॉइल जो होती है ना, ये सबसे पतली बन सकती है। गोल्ड सबसे ज्यादा मेलेबल होता है, सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, जिसकी वजह से गोल्ड को हम सबसे पतली से पतली चादर बना सकते हैं। इसीलिए इन्होंने गोल्ड की फॉइल ली। फॉइल का मतलब लेयर, पतली चादर, है ना, एकदम पतली शीट जिसको हम बोल सकते हैं। तो गोल्ड की पतली शीट ली और उस पर अल्फा कण की बम्बार्डिंग की। किसने? रदरफोर्ड ने। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी और भी बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत सारे इन्होंने पॉइंट डिस्कस किए थे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। और एक बात और याद रखेंगे, जो अल्फा पार्टिकल है ये होता है हीलियम का नाविक। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम के नाविक को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल, जिन पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। नोट कर लीजिए, हीलियम के नाविक को, हीलियम न्यूक्लियस को हम अल्फा कण कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं, जिन पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा रदरफोर्ड। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द न्यूक्लियाई ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? एक बार जल्दी से ट्राई करेंगे सभी। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, रेडॉन। बताएंगे स्पीड में, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। अगर हम नाभिक की बात करें, किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और उसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की जितनी भी संख्या है, न्यूट्रॉन की जितनी भी संख्या है, वो सब पाई जाती है किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर। ठीक है, और इसी को हम न्यूक्लियन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इन सब दोनों को मिला के न्यूक्लियन कह देते हैं, न्यूक्लियंस। ठीक है, इन दोनों को मिला के न्यूक्लियंस कह देते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दैट इज सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर मेटालिक एलिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको यह पहचानना है कि कौन सी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मेटल की है। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मेटल की है? आपको 2-8 दे रखी है, 2-8-7 दे रखी है, 2-8-8 दे रखी है और 2-8-8-2 दे रखी है। आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो मेटल की या फिर नॉन मेटल की या फिर सेमीकंडक्टर की कैसे पहचानेंगे कि इनमें से मेटल, नॉन मेटल, सेमीकंडक्टर या मेटलॉइड जिसको हम बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? बताइए, एक बार ट्राई करेंगे। यहां पर ए ऑप्शन में 2,8 दे रखा है, बी ऑप्शन में 2,8,7 दे रखा है, सी ऑप्शन में 2,8,8 दे रखा है,
डी ऑप्शन में 2,8,8,2 दे रखा है। तो गाइस अगर हम 2,8 की बात करें, किसकी बात करें, 2,8 की, है ना, तो 2,8 ये क्या हो जाएगा, ये सोडियम हो जाएगा कि नियोन, नियोन हो जाएगा। 2,8 हो जाएगा गाइस नियोन, 2,8 हो जाएगा नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 10, जो कि नॉन मेटल है, यानी इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। ठीक है, अगर हम इस 2,7,8 की बात करें तो ये हो जाता है क्लोरीन, जो कि नॉन मेटल है। 2,8,8 की बात करें तो ये हो जाएगा आर्गन, जो कि इनर्ट गैस है। 2,8,8,2 यानी कि 20 ये हो जाएगा कैल्शियम, तो कैल्शियम मेटल है। अब आप कहोगे सर भाई एटॉमिक नंबर से अगर हमें नहीं पता तो कैसे पता करेंगे, देखिए जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, इन्हें हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, अगर उन्हें हम बोलते सॉरी गाइस, उन्हें हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 है, या बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, या बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 नहीं, हम सिर्फ 1 2 3 की अगर हम बात करें, बैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 1 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन या 2 है, या बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ये होते हैं मेटल। ये गाइस क्या होते हैं, मेटल। अगर सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 1 है या 2 है या 3 है, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है, तो वो मेटल्स होते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम की बात करें वो मेटल है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो वो मेटल है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो वो भी मेटल है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरी बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं मेटलॉइड की, तो जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 है, सबसे आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेटलॉइड है। ये क्या है, मेटलॉइड है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, जिसको हम उपधातु कहते हैं, जिनमें प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों की होती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, या 6 है, या 7 है, और या 8 है, ठीक है, तो ये नॉन मेटल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, तो सबसे बाहरी कक्षा में सबसे आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उससे आप पहचान सकते हैं, क्योंकि वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे आप पहचान सकते हैं कि मेटल है, नॉन मेटल है, या फिर मेटलॉइड है। तो जैसे 2,8 लिखा है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नॉन मेटल हो गया। 2,8,7 7 लिखा है, ये भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो नॉन मेटल हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन है, नॉन मेटल हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन है, मेटल हो गया। आप ऐसे पहचान लो, अगर आपको एलिमेंट नहीं पता तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। क्लियर हो गया, चलिए तो इसको हम क्लिक कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द आइसोन्यूट्रॉनिक ग्रुप इन द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है। मतलब यहाँ पे 3-3 का जो वो दे रखा है ना, 3-3 का ग्रुप दे रखा है, 3-3 एलिमेंट का ग्रुप दे रखा है, और आपको पहचानना है इनमें से कौन आइसोन्यूट्रॉनिक है। आइसोन्यूट्रॉनिक वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो, तो उनको हम आइसोन्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, आइसोन्यूट्रॉनिक कहते हैं। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या सेम है तो उनको हम आइसोन्यूट्रॉनिक कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जैसे आप देखो, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे कैलकुलेट करोगे, मान लो हमारे पास ये कोई एक्स एलिमेंट है, ये आपका क्या है, ये कोई एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, और यहाँ पर लिखा होता है ये एटॉमिक मास लिखा होता है। हमें न्यूट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, यानी जो नंबर ऑफ मास संख्या है, यानी एटॉमिक मास है, उसमें हम एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, तो हमें न्यूट्रॉन्स की संख्या पता चल जाएगी। क्योंकि हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमें सबको चेक करना पड़ेगा कि किसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। 1 सेकेंड लगेगा, आप इजिली आप बता सकते हो सब में कितने कितने न्यूट्रॉन है। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। मान लीजिए हम इसको पहले चेक कर लेते हैं। 12 में से 6 माइनस करो, इसमें 6 न्यूट्रॉन है। नाइट्रोजन की बात करें 14 में से 7 माइनस करो, 7 न्यूट्रॉन है। और ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें 8 न्यूट्रॉन है, 16 माइनस 8। तो क्या सब में अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो ये आपस में आइसोन्यूट्रॉनिक नहीं होंगे। 12 में से 6 गई ये 6 हो जाएगी, 14 में से 7 गई 7 हो जाएगी, 18 में से 8 गई ये 10 हो जाएगी। तो ये भी आपस में आइसोन्यूट्रॉनिक नहीं होंगे। कार्बन 12 में से 6 जाएगी, 6 15 माइनस 7 करोगे 8, 16 माइनस 8 करोगे 8।
तो ये भी आइसो न्यूट्रॉनिक नहीं होगी। बात करते हैं लास्ट की, 14 में से 6 माइनस करो 8, 15 में से 7 माइनस करो 8, 16 में से 8 माइनस करो 8, तो सब में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है? 8 8 8 8। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, ये सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, दैट इज आइसो न्यूट्रॉनिक। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्लिक करते हैं इसको। तो मेरे ख्याल से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर गिवन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 गिवन है बहुत ही अच्छे से, लिस्ट 2 गिवन है बहुत अच्छे से, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप अच्छे से पहले पहचान लीजिए। लिस्ट 1 में ऑक्सीकरण संख्या दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर गिवन है, लिस्ट 2 में एलिमेंट गिवन है किसी कंपाउंड में या किसी एलिमेंट में, है ना, मतलब किसी कंपाउंड में हमें यहाँ पे एलिमेंट गिवन है। अब आपको ये बताना है कि इसमें किसमें कितनी नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है। चलिए एक बार ट्राई करिए, एक एक करके निकालते हैं। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर हम एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, इसमें मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब हम एक एक करके देखते हैं। ये जो यहाँ पर लिखा है ये 1 2 3 4 6 एटसेट्रा लिखा है, तो हम यहाँ पहले सबकी निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। मैंगनीज डाइऑक्साइड में मैंगनीज की निकालनी है, तो हम इसको X मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, मैंगनीज है प्लस 2 एटम है किसके, ऑक्सीजन के, और पूरे पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे। मैंगनीज की निकालनी है, इसको हम X मान लेते हैं, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहां से मैंगनीज की प्लस की 4 आ जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर। मैंगनीज की कितनी आ गई, प्लस की 4 आ गई। H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड की निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम है सल्फ्यूरिक एसिड में, और 1 सल्फर का एटम है, और 4 ऑक्सीजन के एटम है, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसको मतलब हम इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू हाइड्रोजन की +1 होती है, और सल्फर की हमें निकालनी है, इसको X मान लिया, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन की -2 रखेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहां से X बराबर आ जाएगा प्लस की 6। X बराबर क्या आ गया, प्लस की 6, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की +6 हो गई, मैग्नीज डाइऑक्साइड में मैग्नीज की प्लस की 4 हो गई। अब हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। इसमें एक कैल्शियम का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, और कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, न्यूट्रल है, तो इक्वल टू 0 कर देंगे। कैल्शियम की हमने X मान ली, और ऑक्सीजन की -2 इक्वल टू 0, यानी X बराबर प्लस की 2 आ गई। तो मतलब यहां पर कैल्शियम की कितनी आ जाएगी, प्लस की 2 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है भाई, सॉरी गाइस। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, है ना। तो यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनियम, इसमें NaAlH4 की अगर हम बात करें, तो इसमें एक आपका सोडियम का एटम है, एक आपका एल्यूमिनियम का एटम है, और एक आपका 4 हाइड्रोजन एटम है, और इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। तो यहाँ से जब आप एल्यूमिनियम की कैलकुलेट करोगे, क्योंकि सोडियम की +1 होती है, क्योंकि ये क्या है, एल्कली है, +1, और प्लस एल्यूमिनियम की हमें निकालनी है, प्लस X मान लिया हमने, और 4 इंटू यहाँ पे हाइड्रोजन की +1 हो जाएगी, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से X बराबर आपको मिल जाएगा कितना, X बराबर मिल जाएगा मेरे भाई कितना कितना कितना, हाइड्रोजन की यहाँ पर हो जाएगी -1, क्योंकि यहाँ पे हाइड्राइड फॉर्म में है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो X बराबर प्लस की 3 हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, यहां पर एल्यूमिनियम की +3 ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैच कर लीजिए कि 4 किस में है, C में है। ठीक है, 4 C में है, तो हम इसको 4 कैसे मैच करेंगे, एक सेकेंड, ये ऐसे मैच करिए, ध्यान से देखिए, ये A बराबर 2 लिखा है, तो ये 2 किसके लिए है, 3 के लिए, है ना। तो इसका मतलब A को हम मैच कराएंगे 3 से। ठीक है भाई, और B में लिखा है 3 ऑक्सीडेशन नंबर किसके लिए निकली है, एल्यूमिनियम के लिए, 4 से, तो मतलब हम B को मैच कराएंगे 4 से। C क्या है, 4 है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर 4 किसके लिए निकली है, 1 के लिए, दैट इज हम C को मैच कराएंगे 1 से। और लास्ट है D, 6 किसके लिए निकली थी ऑक्सीडेशन नंबर, 2 के लिए, दैट इज H2SO4 में सल्फर के लिए, तो D को हम मैच करा देंगे किससे, 2 से। तो कोड बन जाएगा 3412, 3412 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, 3412 विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेंगे। चलिए
कर लिया होगा आपने, ठीक है, बहुत अच्छे। आगे बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें इसमें समझ आ गई होंगी। अब इसका हम रिप्लाई करते हैं, आंसर क्या आ जाएगा। आंसर देख लीजिए क्या था यहां पर, आंसर 3412, 3412 ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, चेक कर लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट द एलिमेंट ऑफ विच कंटेन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एलिमेंट के अंदर 2 प्रोटॉन है, किसी एलिमेंट के अंदर 2 प्रोटॉन है, किसी एलिमेंट के अंदर 2 न्यूट्रॉन है और किसी एलिमेंट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बताना है उस एलिमेंट का मास कितना होगा। दैट इज ए की वैल्यू आपको बतानी है, और ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं एटॉमिक मास क्या होता है ना। एक बार जल्दी से ट्राई करेंगे। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट द एलिमेंट ऑफ विच कंटेन 2 प्रोटॉन्स, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। किसी एलिमेंट के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मास नंबर क्या होगा। जैसा कि हमने बताया मास नंबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 2 हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं गाइस, 2 हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4 विल बी द राइट आंसर। और एटॉमिक मास की जो यूनिट है उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, आंसर आ जाएगा आपका 4। क्या आ जाएगा, 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार हिंदी में देख लें। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ए सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड। एक ही प्रकार का जो परमाणु है निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। एक ही प्रकार का परमाणु, एक ही प्रकार का एटम किसमें पाया जाता है, कंपाउंड ऑफ मिनरल्स में, मिक्सचर्स ऑफ मिनरल्स में, नेटिव एलिमेंट्स में जिनको हम प्राकृतिक तत्व कहते हैं, या फिर इनमें से सारे प्रयुक्त में से, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर आ जाएगा भाई। अगर यहाँ पर एक ही प्रकार के परमाणु की बात करी जाए तो समझ लो वो एलिमेंट की बात कर रहे। किसकी बात कर रहे, एलिमेंट की। जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, उनमें एक ही टाइप के एटम्स पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा हमारे पास हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर जब आप देखोगे तो सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम होंगे, हाइड्रोजन के ही एटम पाए जाएंगे। जैसे हमसे कोई कह दे कि ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर देखोगे तो सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम मिलेंगे आपको। जैसे कोई हमसे कह दे कॉपर एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट के अंदर जब आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ कॉपर के ही एटम मिलेंगे, कॉपर के ही परमाणु मिलेंगे। तो मतलब जो एलिमेंट होते हैं उसमें एक ही टाइप के एटम पाए जाते हैं, उनको हम एलिमेंट कहते हैं ना। जो सब्सटेंस जिनमें एक ही टाइप के एटम्स पाए जाए उनको हम एलिमेंट कहते हैं, तत्व कहते हैं। और ये कहलाते हैं आपके नेटिव एलिमेंट, दैट इज प्राकृतिक जो तत्व होते हैं। जैसे 118 प्रकार के हमने एलिमेंट्स की बात की, जिसमें नेचुरल आपके करीब 92 होते हैं। 92 एलिमेंट क्या है, नेचुरल है, बाकी मैन मेड है जो लैब में प्रिपेयर किए गए हैं। तो आपको याद रखना जितने भी एलिमेंट हैं वो सब एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हैं। ठीक है, बाकी आप मिक्सचर्स की बात करोगे तो उसमें तो जाने कितने टाइप के सब्सटेंसेस होंगे, मटेरियल होंगे, और फिर उनके अलग अलग एटम्स होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या कर दोगे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहां पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, एलिमेंट आर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। कोई भी एलिमेंट की बात हो रही हो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन की बात की तो इसमें हाइड्रोजन के ही एटम आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन के टाइप के ही एटम दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप और एलिमेंट्स की बात करो, है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। अब ये देखो सिल्वर हो गया, ये सिल्वर हो गया, ये आपका कॉपर हो गया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये हाइड्रोजन की अगर बात करें तो सिर्फ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के ही एटम मिलेंगे। ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन के ही एटम मिलेंगे। अगर हम सिल्वर की बात करें, चांदी की, तो उसमें सिर्फ सिल्वर के ही एटम मिलेंगे। और अगर हम कॉपर की बात करें तो उसमें सिर्फ कॉपर के ही एटम मिलेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट, प्योर। चलिए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंटेन कैल्शियम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने वाले हैं, वो सारे पॉइंट आप लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम होता है। तो एक बार जल्दी से आंसर करेंगे, फिर हम एक एक करके। आंसर तो हमें पता है कि जिप्सम है। जिप्सम की हम बात करेंगे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हम बोलते हैं। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, उसमें कैल्शियम होता है। तो हमारा आंसर तो पता चल गया भाई, जिप्सम है। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए चाइना के लिए क्या है, जिसको हम चीनी मिट्टी कहते हैं, कोरंडम क्या है, और टैल्क क्या है, इसको हम टैल्कम पाउडर बनाते हैं जिससे।
ठीक है। तो इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाएंगे, वो सारे पॉइंट आप नोट करते हो चलिए, ठीक है। सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं चाइना क्ले की। तो चाइना क्ले क्या है? काओलिनाइट इसको हम बोलते हैं। तो एक एक करके यहाँ पर लिखेंगे, सभी बहुत ही शॉर्ट में लिखवाएंगे क्योंकि जगह नहीं मिले बचेगी यहाँ पर। चाइना क्ले की गाइस बात करें तो चाइना क्ले को हम कहते हैं काओलिनाइट। काओलिनाइट कहा जाता है, काओलिनाइट कहा जाता है चाइना क्ले को। और ये एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं, हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट, Al2Si2, ऐसे लिख लो Al2Si2O5OH की होल 4, ठीक है। ये इन्हें बोलते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट, हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट, मतलब इसमें वाटर के कंटेंट भी है, वाटर के मॉलिक्यूल भी है। ये सिलिकेट मिनरल है। क्या है? सिलिकेट मिनरल, सिलिकेट मिनरल। चाइना मिट्टी, चीनी मिट्टी जिससे बर्तन बनाए जाते हैं, बहुत सारे चीजें बनाई जाती हैं। सेकेंड नंबर पे जो आपको दिख रहा है कोरंडम। कोरंडम की गाइस अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कोरंडम क्या है। कोरंडम की बात करें तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या है ये? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 क्रिस्टल्स, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ये क्रिस्टल्स हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्या है? ये क्रिस्टल्स हैं। और इसमें छोटी छोटी मात्रा में आयरन मिलेगा, ट्रेस अमाउंट में टाइटेनियम, इसे हम बोलते हैं टाइटेनियम मिलेगा, और क्या मिलेगा? वेनेडियम मिलेगा, और इसमें क्रोमियम मिलेगा। छोटी छोटी मात्रा में आयरन, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम भी कोरंडम के अंदर पाया जाता है। ये एल्यूमिना, या कह सकते हो कि ये एल्यूमिना इसको हम बोल सकते हैं, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। लास्ट में जो आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जगह यहां पर हम बनाते हैं। चलिए तीसरे नंबर पे आपका टाल्क, इसको हम टैल्कम भी कहते हैं, ठीक है। टाल्क लिख बोल दो या फिर टैल्कम, टैल्कम। अब ये टैल्कम जो होता है ना भाई, ये आपका बहुत ही गजिया, ये भी मैग्नीशियम सिलिकेट है। इसको आप अगर हम लिखें तो इस तरीके से आप लिखेंगे, इसको आप लिख लो कि ये क्ले मिनरल है। ये क्या है? टैल्कम इज ए क्ले मिनरल, ठीक है। इसके बारे में आप याद रखेंगे, टैल्कम इज ए क्ले मिनरल, और इसको आप लिखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सिलिकेट, ठीक है। Mg3, इसको आप एक सेकेंड साफ साफ करके लिख लेते हैं, Mg3Si4, ठीक है, O10 OH का होल ट्वाइस, ये होते हैं मैग्नीशियम सिलिकेट। लिख लो हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट। और इनका यूज पता कहां करते हैं? क्ले मिनरल, इसको हम वैसे क्ले मिनरल बोल देंगे, ये है क्ले मिनरल, क्ले मिनरल। और इसका यूज करते हैं कहां कहां पे? हम यहाँ पे लिख देते हैं इसके यूजेस, यूजेस। एक तो टैल्कम पाउडर, जो बेबी वाले बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, उनके लिए जो टैल्कम पाउडर बनाया जाता है, टैल्कम पाउडर, टैल्कम पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसका यूज किया जाता है कहाँ पे? सेरेमिक्स, पेंट में, सेरेमिक्स बनाने में, सेरेमिक्स में इसका यूज होता है, पेंट में इसका यूज होता है, पेंट में, ठीक है। टैल्कम का पेंट में यूज होता है, एंड बहुत सारी रूफिंग मटेरियल में, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं रूफिंग मटेरियल। तो सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लें पहले। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए, एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जिप्सम तो इसका, इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर था। हमने यहाँ पर चाइना क्ले की बात करें, या कोरंडम की बात करें, या टाल्क की बात करें, जिसको हम टैल्कम भी बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है चाइना क्ले क्या होती है। चाइना क्ले की बात करें तो एल्यूमिनियम सिलिकेट है, ये क्या है? एल्यूमिनियम सिलिकेट है, एल्यूमिनियम सिलिकेट है, ये सिलिकेट मिनरल भी हम इसको बोल सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद नहीं रखने, ये जस्ट हमने आपको दिखाने के लिए लिख दिए हैं, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए कि इसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट किस तरीके से हम इसको बोलते हैं। हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट है, मतलब वाटर की कंटेंट भी इसमें है, ठीक है। इसे हम काओलिनाइट कहते हैं। तो जो चाइना क्ले है ये काओलिनाइट कहलाती है, ठीक है, काओलिनाइट कहलाती है। अगर हम कोरंडम की बात करें तो कोरंडम क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टल्स होते हैं। इसमें छोटी छोटी, देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ये क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम है, लेकिन ट्रेस अमाउंट में, ट्रेस का मतलब बहुत छोटी सी मात्रा में आयरन भी मिलेगा, टाइटेनियम भी मिलेगा, और वेनेडियम और क्रोमियम भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं टाल्क की। इसको हम बोलते हैं, ये एक क्ले मिनरल है, और ये मैग्नीशियम सिलिकेट हाइड्रस, इसे हम बोल सकते हैं हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट मिनरल है, जिसमें वाटर की कंटेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है। इसको यूज कहाँ करते हैं? रूफिंग मटेरियल में, टैल्कम पाउडर बनाने में, जो बेबी बच्चों के लिए टैल्कम पाउडर बनता है, ठीक है। सेरेमिक्स में यूज करते हैं, पेंट में यूज करते हैं, किसका? टाल्क का। तो मेरे ख्याल से सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए, नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर तो जिप्सम था, जिप्सम, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा था, किसमें कैल्शियम पाया जा रहा है। तो आप अगर चाइना क्ले की बात करो तो देखो कहीं भी कैल्शियम नहीं है। अगर हम यहाँ पे टाल्क की बात करें तो इसमें भी कहीं भी कैल्शियम नहीं है। कोरंडम की बात करें इसमें भी कहीं भी कैल्शियम नहीं है। लेकिन जिप्सम की जब हम बात करेंगे तो जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसमें आपको क्या मिलेगी, कैल्शियम मिलेगी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर। तो आई होप आपने सब नोट कर लिया होगा भाई, नोट कर लेना है ना, आप नोट करेंगे, इसी मकसद से हमने उसमें लिखा था सब कुछ। बात करते हैं यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट सिंथेसिस इन लैब। यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन है ये यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपसे ये बोला है कि प्रयोगशाला में उनके पहले संश्लेषण के कलानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। मतलब अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट सिंथेसिस इन द लैब। तो लैब में फर्स्ट कौन बनाया गया, फिर कौन बनाया गया, फिर कौन बनाया गया, ऐसे हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे केवलर की। क्या, केवलर की। केवलर को सबसे पहले बनाया गया, ठीक है, लैब की बात हो रही है, लैब में बनाया गया। और केवलर की बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ मटेरियल है ये। और ये केवलर है क्या, पॉलीमर है, बहुलक है। याद रखना केवलर एक पॉलीमर है, बहुलक है, जिसकी बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह बनाई जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं, आ जाता है आपका फुलरीन, है ना, फुलरीन आ जाता है। तो पहले केवलर हो गया यानी 4 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद फुलरीन की बात करें, फुलरीन क्या है, ये एलोट्रोप है, किसका, कार्बन का अपर रूप है, तो फुलरीन आ गई। फुलरीन की बात करें तो ये किसमें आ जाएगा, फुलरीन आ जाएगी, 2 नंबर हो गया ये, ठीक है। इसके बाद में ग्रेफीन की बात करें तो ग्रेफीन भी कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफीन भी कार्बन का अपर रूप है, कितना हो गया, 3 नंबर हो गया। और बात करें ब्लैक गोल्ड की, काला सोना, तो ये आपकी डिस्कवरी हुई लैब में बनाया गया, डिस्कवरी की बात नहीं करें, लैब में जो बनाया गया, सिंथेसिस किया गया, तब आ जाएगा काला सोना, दैट इज 1। तो यहां पर 4231 विल बी द राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, केवलर, फुलरीन, ग्रेफीन, ब्लैक गोल्ड, ये ऑर्डर सही होगा आपका। ये सिंथेसिस का ऑर्डर है कि लैब में कौन पहले बनाया गया, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे 4231 कहां गया, 4231 बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, 4231 बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट्स ए पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर। इनमें से वो कौन सा पेयर है जिसमें एंटी पार्टिकल और पार्टिकल दोनों मौजूद है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। देखो हर एक मैटर का एक एंटी मैटर भी होता है। हम इसको सब जो हमारी एटॉमिक थ्योरी है या एटॉमिक जो फिजिक्स है उसमें हम पढ़ते हैं ना बहुत डिटेल में। तो यहाँ पे कोई मैटर है तो उसका एंटी मैटर भी मौजूद है, प्रोटॉन है तो उसका एंटी प्रोटॉन भी मौजूद है, न्यूट्रॉन है तो उसका एंटी न्यूट्रॉन भी मौजूद है, इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंटी इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि इनमें से कौन मैटर और एंटी मैटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस अगर हम बात करें, यहाँ पे जो आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मैटर हो गया, और पॉजिट्रॉन हो गया एंटी मैटर, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है ना, पॉजिट्रॉन पर उतना ही पॉजिटिव। तो याद रखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के एंटी मैटर है। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो ये मैटर हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया आपका एंटी मैटर, यानी एंटी पार्टिकल। हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो उसका एंटी पार्टिकल कौन होगा, पॉजिट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन कहलाता है। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो अगर ये पार्टिकल है तो इसका एंटी पार्टिकल न्यूट्रॉन नहीं कहलाता है। प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन होता है। क्या होता है, एंटी प्रोटॉन, ठीक है, याद रखेंगे। प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, एंटी प्रोटॉन। फोटोन की अगर हम बात करें तो फोटोन का इलेक्ट्रॉन नहीं होता है एंटी पार्टिकल, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल न्यूट्रिनो नहीं होता है, न्यूट्रिनो नहीं होता है। न्यूट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो एंटी न्यूट्रॉन होता है। इतना नोट कर ले सभी स्टूडेंट, क्या होता है, एंटी न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्क्रीन पर, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है।
मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर के रूप में किसको जानते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बताइए। रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवॉइजियर, सीवी रमन या नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी या तो इनमें से नन ऑफ द अबव कोई नहीं है या एक से ज्यादा। बताइए क्या आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन? तो यहाँ पे याद रखना एंटोनी लवोइजियर, इनका पूरा नाम है एंटोनी लवोइजियर। एंटोनी लवोइजियर, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, याद रखेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए सर्टेन एलिमेंट इज 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, इट्स मास नंबर इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, हिंदी में भी आप अच्छे से पढ़ ले फिर आंसर करें जल्दी से। क्या आ जाएगा? एक निश्चित तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? बताइए। चलिए आंसर करते हैं। तो यहां पर अगर हम गाइस बात करें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन जिसको हम नंबर अगर हम यहां पर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन ए सर्टेन एलिमेंट इज 18, ठीक है, ठीक है, एंड 20। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गिवन है? इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है आपकी 18 और 20 क्या दे रखे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखे 20। चलिए अब बताइए आंसर क्या आएगा। भाई देखो, अगर कोई एलिमेंट न्यूट्रल है, जैसे यहाँ पे 18 नंबर ऑफ दे दिए इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 18 नंबर ऑफ यहाँ पर क्या होंगे? प्रोटॉन भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम मास की संख्या निकालें, एटॉमिक मास, तो हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 38। क्या आ जाएगा? 38। ठीक है भाई, 38। अब यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे, हमने एज्यूम कर लिया कि जो एटम है वो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल एटम अगर हमने एज्यूम किया, तभी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हैं। याद रखना इस चीज को, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि अगर हमने एटम को न्यूट्रल कंसीडर किया, तभी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हैं। तब आप यहाँ पर एटॉमिक मास लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आपका 38 आ जाएगा। तो ये कंडीशन पे 38 आएगा। और अगर यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा कि न्यूट्रल है कि नहीं है एटम, और वहां पर दे दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20 है, तो आप नहीं बता सकते कि एटॉमिक मास कितना होगा। तब आपके लिए हम लिख देंगे यहाँ पर कि डेटा इनसफिशिएंट है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? यहाँ पे न्यूट्रल एटम हम कंसीडर करके चल रहे हैं, तब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर बोल सकते हो। अगर न्यूट्रॉन एटम नहीं, न्यूट्रल एटम नहीं होगा ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं होते कभी भी। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, और हमें पता है कि मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो हम ये फॉर्मूला तभी लगा पाएंगे ना जब हमें प्रोटॉन की संख्या पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या गिवन है, प्रोटॉन तो दे नहीं रखे हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर संख्या गिवन है 18, तो हमने एज्यूम कर लिया कि एटम है न्यूट्रल, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वही प्रोटॉन की संख्या कंसीडर कर ली हमने। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन? इनमें से कौन सा वो एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? बताइए, इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जिनमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कॉपर? किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते? ठीक है, अब जैसे हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक मास 16। इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन में भी न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है प्रोटियम। प्रोटियम जिसको हम 1H1 लिखते हैं। और हमें पता है कि जो प्रोटियम है ना गाइस, ये 99.9% जो हाइड्रोजन है वो इसी फॉर्म में पाई जाती है। हमारी जो हाइड्रोजन की जब बात आती है तो इसका एक आइसोटोप है 1H1 जिसको हम प्रोटियम कहते हैं। तो प्रोटियम 99.9% प्रोटियम के ही फॉर्म में हाइड्रोजन पाई जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें नाइट्रोजन नहीं होते, न्यूट्रॉन नहीं होते। क्योंकि अगर आप 1H1 में देखोगे तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं किसमें? प्रोटियम के अंदर।
और प्रोटियम 99.9% हाइड्रोजन बनाती है, तो इसीलिए हम कह देते हैं हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बाकी कॉपर में तो होते ही होते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। इसको हम क्लिक कर देंगे, सी ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 देखिए, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो यहां पर हम जीरो मास गिवन है किसका होता है, फ्रैक्शनल चार्ज किसका होता है, फ्रैक्शनल स्पिन किसकी होती है, और इंटीग्रल स्पिन किसकी होती है, बताइए। तो ये आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में पूछे गए हैं। जैसे हम जीरो मास की बात करें तो ये फोटोन का भी जीरो मास होता है। हम फोटोन जो लाइट है हमारी प्रकाश है वो फोटोन से मिलकर बनी है, तो जो फोटोन है उसका हम मास जीरो मान के चलते हैं। लेकिन न्यूट्रिनो है उसका भी मास जीरो होता है, उसका भी मास थ्योरी के अकॉर्डिंग एक जीरो होता है। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखेंगे कि हम ए को मैच करवा देंगे 2 से, इसलिए मैच करवा देंगे क्योंकि और ऑप्शन नहीं बनेगा जाके। हम जीरो मास अगर हम बात करें तो न्यूट्रिनो का जीरो मास होता है, और जो फ्रैक्शनल चार्ज होता है वो क्वार्क का होता है। याद रखेंगे फ्रैक्शनल चार्ज होता है क्वार्क का, यानी बी को हम मैच करा देंगे 3 से। सी की अगर हम बात करें गाइस, फ्रैक्शनल स्पिन ये पॉजिट्रॉन की होती है, फ्रैक्शनल स्पिन किसकी होती है, पॉजिट्रॉन की, दैट इज हम सी को 1 से मैच करा देंगे। और जो इंटीग्रल स्पिन है ये फोटोन की होती है, डी को हम 4 से मैच करा देंगे। आंसर बन जाएगा 2314। क्या बन जाएगा, 2314 विल बी द राइट आंसर। इसको आप डायरेक्ट याद कर लेंगे 2314, दैट इज ए ऑप्शन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पीएच ऑफ अबाउट 10। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान लगभग 10 होता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर कर पाते हैं। पीएच मान इनमें से किसका 10 के बराबर है। हम इन चारों ऑप्शन को अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू 10। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम पीएच वैल्यू की बात करें तो ये पीएच वैल्यू क्या बताती है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बताती है। पीएच वैल्यू का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, पीएच वैल्यू का फॉर्मूला होता है 1/log ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, 1/log H प्लस आयन। ठीक है, इसको हम ऊपर ले जाएं तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का log H प्लस आयन। ठीक है, ये होता है पीएच वैल्यू का फॉर्मूला। तो ये तो आपको याद ही रखना है। साथ साथ में याद रखेंगे आप कि अगर पीएच वैल्यू 7 के बराबर है तो वो सॉल्यूशन या वो भी जो भी चीज है वो न्यूट्रल है, उदासीन है, जिसमें एसिड और बेस किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर पीएच वैल्यू 7 से ग्रेटर है तो इसका मतलब वो बेस होगा, क्षार होगा। ठीक है, जिसमें कड़वापन होगा, जो कड़वी होगी। और पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है गाइस तो वो क्या हो जाएगा, एसिड होगा, जो खट्टा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर पीएच वैल्यू के बारे में आपको याद रखना है। पीएच वैल्यू 7 है न्यूट्रल, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है बेस, पीएच वैल्यू 7 से कम है एसिड। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस की अगर हम गाइस बात करें, जो जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो गैस्ट्रिक जूस की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसमें जो पीएच वैल्यू होती है करीब 1.5 से 3.5 के बीच में होती है। बहुत ज्यादा ये एसिडिक मीडियम होता है। ब्लड की बात करें लगभग न्यूट्रल होता है। आपने देखा होगा ब्लड नमकीन सा लगता है ना, सॉल्टी लगता है। तो अगर हम ब्लड की बात करें तो इसकी जो पीएच वैल्यू है अप्रोक्सीमेट 7.4 समथिंग होती है ह्यूमन ब्लड की। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर हम बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि ये बेस है, ये क्या होता है, एक बेस होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी पीएच वैल्यू 10 होती है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। ठीक है, और इसको हम एंटासिड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड के रूप में। ये भी बात आपको याद रखनी है। लास्ट में बचा है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है इसके बारे में आपको पता ही है, नमक है, इसकी पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 के बराबर होती है। तो ये होती है पीएच वैल्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ आ गया होगा, इसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे। ठीक है ना, चले, तो ये था हमारा आज का टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। अब आपका ये टाइम टेबल गिवन है, अरे ये 20 नंबर का क्वेश्चन पहले ही आ गया, अभी कुछ और क्वेश्चन बचे हैं। एक सेकेंड गाइस, 17 के बाद 18 आना चाहिए था, या 20 कैसे, जादू कैसे हो गया भाई। चलिए कोई बात नहीं। तो 17 के बाद हमने पहले नंबर 20 कर लिया, मुझे लगा 20 हो गए, कोई बात नहीं। तो 17 के बाद 20 आ गया, कोई बात नहीं, 20 को आपने कवर कर लिया। ठीक है, 20 को कवर कर लिया। अब हम 18 को भी देख लेते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एटम ऑफ ए केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिफर्स टू।
तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होती है ना वो ओरिएंटेशन को रेफर करती है, याद रखना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन को रेफर करती है। तो इसका आंसर आप बिल्कुल सी ऑप्शन, ए ऑप्शन कर देंगे, एकदम करेक्ट है। आप यहाँ पर 19 क्वेश्चन और है जो आप अच्छे से देख लेंगे। If someone is suffering from the problem of acidity after overeating, what is the remedy? इसका मतलब क्या है, अधिक खाना खाने से यदि किसी व्यक्ति को अम्लता हो जाती है तो इसका क्या इलाज है। बहुत ही अच्छे से अभी हमने आपको बता दिया था, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा, ब्लूबेरी जूस, क्या उसको पिलाना चाहिए बताइए। किसी को अगर खाना ज्यादा खा लिया तो पेट में ज्यादा एसिड स्रावित हो गया है ना, ज्यादा गैस्ट्रिक जूस आ गया जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा सीक्रेट हो गया, तो ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पेट में इरिटेशन होगी, पेन होने लग जाएगा, इससे हम एसिडिटी बोल सकते हैं। तो इसको हम बेकिंग सोडा का यूज करके सही कर सकते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है भैया, लेमन जूस मत पिलाना यार, ज्यादा पेट में एसिड हो गया तो लेमन जूस पिलाओगे बताइए। लेमन जूस मत पिलाना, और ज्यादा नुकसान करेगा भाई। सिंपल सी बात है, पेट में किसकी मात्रा ज्यादा होगी, एसिड की। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा हो गई और आपने ऊपर से नींबू पिला दिया। नींबू में भी एसिड होता है कि नहीं, नींबू में एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। तो आपने नींबू के रस को अगर पिला दिया तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, और ज्यादा अम्लता हो जाएगी, और ज्यादा पेन होगा, इरिटेशन होगी। तो आपको ऐसी चीज खिलानी है जो बेस नेचर की हो, बेसिक नेचर की, जो अंदर पेट के अंदर जाके एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। और वो कौन करेगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो कि होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ गए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। जो इनो वगैरह होती है उसमें बेकिंग सोडा ही होता है, ठीक है, इनो। पहले इसका बेकिंग पाउडर बना लेते हैं फिर हम उसका यूज करते हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। चलिए बहुत अच्छा। तो ये था हमारा आज का सेशन, और जो 20 नंबर का क्वेश्चन था जिसे हमने ऑलरेडी बता दिया वो हमारा ये था। ये 20 नंबर का क्वेश्चन था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। और इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो पीएच वैल्यू है गाइज वो कितनी है, 10 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच वैल्यू क्या है, 10 है। लिक्विड फॉर्म में आपको मिल जाता है ये, ठीक है भाई, क्लियर। चलिए, पेट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो अभी जो खाने की प्रॉब्लम हुई थी ना, आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एंट एसिड के रूप में ये जाएगा, अंदर जो एसिड होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको देखो न्यूट्रलाइज करके पानी में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, पानी में। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपने ज्यादा खाना खा लिया, तो आपने जैसे ही ज्यादा खाना खाया तो आपके पेट में एसिड ज्यादा हो गया, ज्यादा एसिड की मात्रा सीक्रेट हो गई, ज्यादा स्रावित हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी वजह से हमारे पेट में पेन होने लगा, उसकी वजह से हमारे पेट में इरिटेशन होने लगी। तो आप क्या करोगे, आपने ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा खा लिया। जैसे ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या बेकिंग सोडा पेट के अंदर जाएगा, वो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो था उसको अलग न्यूट्रलाइज कर देगा, पानी में कन्वर्ट कर देगा। तो जो इरिटेशन है, पेन है पेट के अंदर, वो कम हो जाएगी। तो ये था इसका उपचार, ये था इसका इलाज, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यही तक था हमारा आज का सेशन। 20 टॉप अच्छे क्वेश्चंस थे। तो ये आपका टाइम टेबल गिवन है, यहाँ पर आप देख लेंगे। द हिंदू एडिटोरियल की क्लास सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है, फिर आपकी 8 बजे वोकैब, और फिर आपकी 9 बजे है ना वोकैब हो जाती है, फिर 11 बजे इंग्लिश, 12 बजे इंग्लिश, 1 बजे हम फिजिक्स की क्लास में आपके कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं। आज हम वेव्स और वेव्स वाला चैप्टर हो चुका है, करवाएंगे। तो केमिस्ट्री की अगर हम गाइस बात करें तो यहाँ पर अगर केमिस्ट्री आपकी रोज 10 बजे हम आपको करवा रहे हैं, और यहाँ पर आपके मैथ की क्लास 3 बजे होती है, ठीक है। चलिए, आप सभी एमबाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एमबाइब एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। वहां पर आपको बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर आपको थ्योरी के लिए थ्योरी मिल जाएगी। अगर थ्योरी आपने नहीं पढ़ी होगी, प्रैक्टिस नहीं की होगी, क्वेश्चन मिल जाएंगे बिल्कुल AI टेक्नोलॉजी के साथ, 3D एनिमेशन के साथ, जिससे आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। और अगर सभी क्लास की PDF चाहते हैं तो एमबाइब अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे सभी क्लास की PDF आपको शेयर कर दी जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग, वी बिलीव इन यू।